नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को हमने दो भागों में बांटा था कि पहला तो दार्शनिक शिक्षकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ था और दूसरा मनोवैज्ञानिक शिक्षकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ है। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि दार्शनिक शिक्षकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से हमने डेमोक्रिटस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जॉन विवान, कोमेनियन, जॉन डीवी, रूसो, पेस्टालोजी, हर्बर्ट, इन सभी जितने भी हमारे दार्शनिक विचारक थे, इन सभी दार्शनिक विचारों के सिद्धांतों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक शिक्षक हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक शिक्षकों का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा है। मनोवैज्ञानिक शिक्षकों का शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान क्या रहा है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं पिछले वीडियोज आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के जो भी आपकी वीडियोज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। और बड़ी जल्दी हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आ रहे हैं। बड़ी जल्दी हम लोग आपको लाइव क्लासों की व्यवस्था कर देंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षकों का शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में क्या क्या योगदान रहा है। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिकों की तो सबसे पहले इस क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो है फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है? फ्रांसिस गाल्टन, सुना होगा नाम। फ्रांसिस गाल्टन पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में बातचीत की। किसके बारे में? व्यक्तिक विभिन्नता को बड़ा महत्वपूर्ण बताया शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, एक बालक उसके आर्थिक आधार पर, उसके सामाजिक आधार पर, उसके राजनीतिक आधार पर, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर दूसरे बालक से भिन्न होता है। एक ही माता पिता की संतानें रंग रूप के आधार पर, उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर, उसकी मानसिक क्षमता के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है। और ये जो भिन्न होने की विशेषता है ये व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। इन्होंने ये कहा कि अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान को सही तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमें व्यक्तिक विभिन्नता को समझना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेज को समझना होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता की जो बात करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोवैज्ञानिक है फ्रांसिस गाल्टन। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि बालक की मानसिक क्षमता को मापने के लिए, बालक की मानसिक क्षमता के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने चाहिए। कैसे परीक्षण? मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने चाहिए। कोई भी बालक है, अगर बालक की मेंटल एबिलिटी को हमें चेक करना है तो हमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी होगी, हमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने होंगे। बच्चे के मानसिक क्षमता का मतलब होता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, बच्चा किस कैटेगरी में आता है, बच्चा मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। हमें ये जानना कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी कितनी कैपेबल है, बच्चा कितना कैपेबल है किसी चीज को कैच करने के लिए। तो इस मानसिक क्षमता को मापने के लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात कही। और उन्होंने एक सबसे अच्छी बात कही कि यदि बालक की मानसिक क्षमता को हमें मापना है या बालक की बुद्धि का मापन हमें करना है तो बालक की बुद्धि का मापन बालक की संवेदी क्षमताओं के आधार पर करना चाहिए। किसके आधार पर?
संवेदी क्षमताओं के आधार पर। बालक की मानसिक क्षमता या बालक के मनोवैज्ञानिक परीक्षण का आधार किसे बताया उन्होंने बताया संवेदी क्षमता को। इसको एक बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखो, जब हम स्कूल के लेवल पर पढ़ते थे, जिस टाइम पे पहले स्कूलों में टीचर कई छोटी मोटी बात को लेकर के बच्चे को डंडे लगा देता था या बच्चे की पिटाई करता था। पहले पिटाई अलाउ थी, परंतु जब से RTE आई है उसके बाद में जो हमारा NCF 2005 आया था, पिटाई को बंद कर दिया गया था स्कूलों में। और RTE में इस बात की पुष्टि की गई थी कि आप किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दोगे। जनरली अगर हम लोग बात करें, जब हमारा स्कूल टाइम था तो हमें यह पता है कि जो बच्चा सबसे ज्यादा पिटाई खा सकता था वह बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता था। और अगर टीचर, कई बार ऐसा होता था कि इंटेलिजेंट लड़के को कुछ बोल देता था तो तुरंत रोने लग जाता था वो। रोता था या नहीं रोता था? उसका इमोशनल जो उसको कैच करने की क्षमता है, उसकी इमोशनल ढलने की जो क्षमता है, इमोशनल परिस्थितियों को सहन करने की जो क्षमता है, वो बड़ी कमजोर होती थी। और जैसे ही वो रोने लग जाता था, उसके अंदर से ऐसा फील होता था कि कल तो मैं पढ़ के आऊंगा, कल मैं टीचर को ये शिकायत नहीं करने दूंगा कि तू पढ़ के नहीं आया। तो बच्चे की अगर मानसिक क्षमता को हमें मापना है, इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जनरली ऐसा कहा गया है, मैं आपको कोई सार्वभौमिक तथ्य नहीं बता रहा हूं, बट जनरली ऐसा कहा गया है कि जिन बच्चों की पिटाई खाने की क्षमता सर्वाधिक होती है वे बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं। ऐसा कहा गया है मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। मतलब उन्हें पता है कि पढ़ना है नहीं, टीचर पीटेगा तो रोना है नहीं। इसलिए अगर बच्चे की मानसिक क्षमता का हमें मापन करना है तो मानसिक क्षमता का आधार क्या होगा? संवेदी क्षमताओं के आधार पर बच्चे के आयु की लेवल का हमें पता लग जाएगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा बेटा फ्रांसिस गाल्टन ने कहा था। क्लियर है? क्या कहा था? व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। पहली बात इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी, व्यक्तिक विभिन्नता की बात कही थी इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि बच्चे की मानसिक क्षमता को मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से मापना चाहिए। और बच्चे की मानसिक क्षमता या मनोवैज्ञानिक परीक्षण का आधार क्या होना चाहिए? उसकी संवेदी क्षमताएं होनी चाहिए, उसके इमोशनल कैपेसिटी होनी चाहिए, बच्चे की सेंसरी संवेदी क्षमताएं कितनी हैं, बच्चा कितना कैच कर रहा है उसको। संवेदी क्षमताओं के आधार पर बच्चे का मानसिक परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? गाल्टन ने कहा था। क्लियर है? गाल्टन के बाद में जो हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं, उन मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम वुंट। क्या नाम है? विलियम वुंट। देखो, विलियम वुंट ने, गाल्टन के बाद में कौन आते हैं बेटा? विलियम वुंट। हमें यह पता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में विलियम वुंट का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और वुंट ही ऐसे पृथक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी थी। ये मनोविज्ञान के फॉर्मल फादर कहे जाते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय इनको जाता है। दूसरी बात, मनोविज्ञान की सर्वप्रथम वैधानिक प्रयोगशाला भी इन्होंने ही खोली थी। इन्होंने, हमें यह पता है कि संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी। और संरचनावादी संप्रदाय मुख्य रूप से चेतना शब्द की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? चेतना शब्द की, कॉन्शियस माइंड की। इन्होंने ये कहा था कि अगर बालक को हमें सही तरीके की शिक्षा देनी है या बालक को हमें शिक्षित करना है
तो बालक का चेतना का स्तर सही प्रकार का होना चाहिए। बच्चा चेतन मन में ही सब बातों को सीखे तो उसके जो सीखने का स्तर है वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो बच्चा जल्दी सीखेगा। अगर मान के चले आप किसी भी टॉपिक को कॉन्शियस होके पढ़ रहे हो, चेतन होके पढ़ रहे हो, तो वह टॉपिक आपको जल्दी समझ में आएगा। और आपने बुक तो खोल रखी है परंतु आपका मन ये है कि आज तो मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, मुझे उसके साथ यहाँ शॉपिंग करके आनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर आपका मन किताब सामने है परंतु मन आपका दूसरी तरफ है तो आप बिल्कुल भी उस किताब को पढ़ नहीं सकते, किताब में क्या लिखा हुआ है उसको बिल्कुल समझ नहीं सकते। तो इन्होंने क्या कहा था कि यदि बालक को शिक्षा देनी है हमें तो प्रत्येक बालक को चेतन होना पड़ेगा। और चेतन होने के बाद में बालक ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का मानसिक संक्रियाओं के साथ में, मानसिक संक्रियाओं के साथ में संबंध स्थापित करना होगा। मानसिक संक्रियाओं के साथ संबंध स्थापित करना होगा। मतलब जो मानसिक क्रियाएं या मानसिक संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, चिंतन करना, तर्क करना, चिंतन करना, तर्क करना, स्मरण करना, वाद विवाद करना इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं मानसिक संक्रियाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से मन में सोची जाती है। बच्चे को हम ये पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को हमने एक चीज पढ़ाई कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है। ये बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ विज्ञान की बातें पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को व्यवहारिक जीवन से उसी टाइम पे मानसिक संक्रियाओं के माध्यम से रिलेट कर लेगा तो उस बच्चे को समझ में ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका चेतन मन कहाँ है? उसका चेतन मन पढ़ाई पर है और पढ़ाई को वो किससे संबंधित कर रहा है? उसके ज्ञान को वो मानसिक संक्रियाओं के साथ में संबंध स्थापित कर रहा है। इसलिए उसके सीखने की जो क्षमता है, इसलिए उसकी जो कैचिंग पावर है वो ज्यादा बेटर होगी। ऐसा किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा। क्लियर है? विलियम वुंट के बाद में हमारे एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स। क्या नाम है? विलियम जेम्स। समझ रहे होगे आप? विलियम जेम्स। ऐसा माना जाता है कि विलियम जेम्स विलियम वुंट से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनका आईक्यू लेवल उनसे ज्यादा था। इसीलिए विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला खोली, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से उस प्रयोगशाला को वैधानिक मान्यता नहीं मिली। मनोवैज्ञानिक संघ ने उसको अस्वीकार कर दिया। प्रयास तो उसने वुंट से पहले किया, परंतु हो सकता है, कई बार कहते हैं ना कि जो असफल व्यक्ति होते हैं वो सफल व्यक्तियों से पहले प्रयास करते हैं। और विलियम वुंट से पहले प्रयास किसने किया? विलियम जेम्स ने किया, परंतु उसको वैधानिक मान्यता नहीं मिली। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि विलियम जेम्स विलियम वुंट से कमजोर थे, नहीं थे। विलियम जेम्स, ऐसा माना जाता है कि विलियम जेम्स विलियम वुंट से ज्यादा प्रखर बुद्धि के थे। विलियम जेम्स ने क्या काम किया शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में? विलियम जेम्स जब भी कभी बाहर जाते थे विभिन्न सेमिनारों में, विभिन्न कॉन्फ्रेंस में जब वो जाते थे तो उन सेमिनारों में वो वहां के जो टीचर्स होते थे उनसे बातचीत करते थे। वहां के जो जितने भी शिक्षक होते थे उन शिक्षकों से बात करते थे वो, और उन शिक्षकों से बात करने के बाद में
उन शिक्षकों ने क्या बोला, उन लेखों को वो अपने पत्र में छपवाते थे। एक पत्र निकाल रखा था, एक समाचार पत्र निकालते थे वो, उस समाचार पत्र में उन लेखों को छपवाते थे कि आज मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में गया, वहां पे कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एस शर्मा ने, प्रोफेसर JC बोस ने मुझे ये बताया कि अगर बच्चों का मानसिक इस तरह में सुधारना है तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में ये सुधार करने पड़ेगी। वो जहां पे भी सेमिनार में जाते थे टीचर्स से बात करते थे, और टीचर से जो जो बातचीत हुई थी उस बातचीत का अपने लेखों के माध्यम से संकलन करते थे, विभिन्न लेखों के माध्यम से, विभिन्न पत्रों के माध्यम से संकलित करते थे। उसको संकलित करने के बाद में क्या हुआ कि विभिन्न सारे लेख बन गए उनके। क्या बन गए? लेख बन गए उनके विभिन्न सारे। और उन सभी लेखों को एक साथ इकट्ठा करके और उन्होंने अपनी एक टेक्स्ट बुक निकाली। क्या निकाली? टेक्स्ट बुक निकाली उन्होंने, और उस टेक्स्ट बुक का नाम था टॉक टू टीचर्स। टॉक टू टीचर्स। टॉक टू टीचर्स में जितने भी वो बातचीत करते थे टीचरों के साथ में, उन सभी लेखों का संकलन था, उन सभी लेखों को संग्रहित किया गया था। बुक का क्या नाम था? टॉक टू टीचर्स। इस बुक में उन्होंने उन सभी लेखों को संकलित करवाया और इस बुक का प्रकाशन करवाया। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की पहली टेक्स्ट बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली टेक्स्ट बुक टॉक टू टीचर्स मानी गई है। सबसे पहली जो बुक है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली टेक्स्ट बुक कौन सी मानी गई है? टॉक टू टीचर्स मानी गई है। और टॉक टू टीचर्स में उन्होंने बड़ी 2-3 अच्छी बातें कही, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए उन्होंने क्या बात की, कहाँ जाते थे वो? सेमिनार में जाते थे, टीचर से बातचीत करते थे, टीचर्स के जितने भी लेख होते थे, जितने भी विचार होते थे, उन विचारों को लेखों के माध्यम से संग्रहित करवाते थे। संग्रहित करवाने के बाद में उन लेखों की एक पूरी श्रृंखला उन्होंने बनाई और उसका बुक का प्रकाशन करवाया। उस बुक का क्या नाम था? टॉक टू टीचर्स नाम की बुक थी, जो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली टेक्स्ट बुक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पहली टेक्स्ट बुक मानी जाती है। इन्होंने इस बुक में 2-3 प्रमुख बातें बताई। पहली बात तो क्या बताई कि शिक्षण क्षेत्र में जो शिक्षा का हमारा क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा टीचिंग और टीचिंग के बाद में लर्निंग पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। किस किस पर ध्यान देना चाहिए? टीचिंग पे ध्यान देना चाहिए और लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने देखो किसकी बात कर रहा है? टीचिंग की बात कर रहा है। तो विलियम जेम्स शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानते थे? शिक्षक को मानते थे। किसको मानते थे? शिक्षक को मानते थे कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन है? शिक्षक है। शिक्षक किस प्रकार से बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे को पढ़ाने के बाद में, बच्चे को लेक्चर देने के बाद में क्या वास्तव में बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया, बच्चे की लर्निंग डेवलप हुई है या नहीं हुई है, हमें इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए, हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, हमें इसका अवलोकन करना चाहिए कि वास्तव में टीचर्स के द्वारा जो चीज बच्चे को पढ़ाई गई है वो चीज बच्चे ने ग्रहण की है या नहीं की है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में टीचिंग व लर्निंग पर सर्वाधिक जोर दिया उन्होंने कि भाई बच्चे को हमें
शिक्षा मनोविज्ञान में टीचिंग व लर्निंग जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ सर्वाधिक ध्यान देना है। हमें बच्चे को अच्छा पढ़ाना है और इतना अच्छा पढ़ाना है कि जितना बच्चे को पढ़ाएं वो उसे समझ में आए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। दूसरी उन्होंने क्या बात कही, थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। मान के चलिए आपने कक्षा 2 पास की, 2 पास करने के बाद में आप कक्षा 3 में गए, 3 पास करने के बाद में कक्षा 4 में गए आप। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आप कक्षा 10 तक आ गए। 10 तक का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, आपने कक्षा 10 का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपका एडमिशन हो गया 11th में, हुआ या नहीं हुआ? तो कक्षा 10 तक का जितना ज्ञान था आपका, कक्षा 10 तक जितना आपने सीखा था, कक्षा 11 में क्या कैसा सिखाएं? अब आपको क्या अपेक्षा करते हो कि भाई जितना ज्ञान आपके पास है उतना ही रखें या उससे ज्यादा रखें? भाई आप सीखोगे कब? जब आपके सामने कुछ नई चीजें आएंगी। बच्चे का जो मानसिक स्तर है, उस मानसिक स्तर से पढ़ाए जाने वाले पाठ की सामग्री उसके मानसिक स्तर से यदि ज्यादा है, मतलब जो चीज बच्चे को नहीं आती है वो चीज अगर पाठ में डाली जाए तो बच्चे के सीखने के स्तर में वृद्धि होगी। होगी या नहीं होगी? मान के चलिए आपने जितना अभी तक पढ़ा है, जितना आपको नॉलेज है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊं, तो क्या आप इंटरेस्ट रखोगे मेरी क्लास में? नहीं रखोगे, क्योंकि आप खुद ही बोलोगे कि सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें पता है, हम यहां क्यों आए हैं, हम आपकी क्लास क्यों लें? आपको जब चीजें सब पता है तो आप क्यों लेओगे क्लास, क्यों आओगे आप हमारे पास? आप तब आओगे जब आपको सीखे हुए ज्ञान से कुछ ज्यादा हम बताएंगे, तभी तो आप में इंटरेस्ट लगेगा ना। तो इन्होंने एक अच्छी बात क्या कही कि बच्चे को पढ़ाए जाने वाले पाठ का स्तर उसके मानसिक स्तर से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चे को पढ़ाए जाने वाले पाठ का स्तर, कौन से पाठ का? पढ़ाए जाने वाले पाठ का स्तर उसके मानसिक स्तर से ज्यादा होना चाहिए, तब ही बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा और तब ही बच्चा आपके टीचिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। बच्चे के सामने कुछ नई चीजें आएंगी तभी तो बच्चा जानने की कोशिश करेगा ना कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। और जब बच्चे ने इस तरह का क्वेश्चन करना प्रारंभ कर दिया कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, तो उस दिन आप ये समझ लेना कि बच्चे का जो लर्निंग है, बच्चे की जो लर्निंग लेवल है, उस बच्चे के लर्निंग लेवल में इंक्रीज हो रहा है। वह बच्चे का लेवल बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर कक्षा में कोई बच्चा चुपचाप बैठा है, जब भी तो मैं हमेशा आपको कक्षाओं में बोलता हूं कि बेटा आप पार्टिसिपेट किया करो कक्षा में। ऐसा भी नहीं है कि फालतू में टांग अड़ाना, नहीं, हमें टॉपिक से संबंधित ही बात करनी है। हमें प्रत्येक कक्षा में पहले पढ़ के आना चाहिए। कहते ना कि पहले ये सब इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हमें पहले हमारा मानसिक स्तर तैयार करना है। जब हम कक्षा में जाएं तो उस मानसिक स्तर से जब हमें टीचर ज्यादा पढ़ाएगा तो उस कक्षा की तरफ इंटरेस्ट होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चे को पढ़ाए जाने वाले पाठ का स्तर उसके मानसिक स्तर से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये बात किसने कही? जेम्स ने कही। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जल्दी तो नहीं बढ़ रहा ना, मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास आपको समझना जरूर पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? देखो, विलियम जेम्स के बाद में हमारे जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक आते हैं, बड़े फेमस हैं वो
और नाम भी सुना होगा आपने, उनका नाम है स्टैनी होल, स्टैनली होल। किसके बाद में आते हैं? विलियम जेम्स के बाद में। स्टैनली होल ने क्या किया था? स्टैनली होल ने भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। क्या क्या काम किए थे? सबसे पहला काम किया था कि प्रश्नावली के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों के मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों का आईक्यू लेवल, उसकी मानसिक क्षमता को जानने का प्रयास किया था। बच्चे को कुछ प्रश्नावली दे दी और उस प्रश्नावली को भरने के बाद में हमें ये पता चलता है कि बच्चे की सोच क्या है। तो प्रश्नावली के सहारे बच्चों के आईक्यू लेवल को पता करने का कार्य किया था स्टैनी होल ने। इन्होंने इन्होंने पत्र का प्रकाशन किया था, एक बुक का प्रकाशन किया था और उस बुक का नाम था सेमिनारी पेडागोजी, या सेमिनार पेडागोजी भी बोलते हैं इसको कई जगह पे। सेमिनारी पेडागोजी इसका पूरा नाम है, सेमिनारी NARY, सेमिनारी पेडागोजी नामक पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन किया था। और इस पुस्तक में सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी थी इन्होंने। क्या रखी थी? औपचारिक आधारशिला, नींव रख दी थी इन्होंने। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। औपचारिक आधारशिला या शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहले औपचारिक जो नींव रखने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है? स्टैनी होल है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या क्या काम किया? प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों का आईक्यू लेवल जानने का प्रयास किया। इन्होंने पत्र का प्रकाशन किया, सेमिनारी पेडागोजी नामक पत्र निकाला इन्होंने, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के औपचारिक आधारशिला के जनक माने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी थी। क्लियर है? स्टैनी हॉल के बाद में जो मनोवैज्ञानिक आते हैं उन मनोवैज्ञानिक का नाम है जॉन डीवी। सुना होगा नाम आपने, जॉन डीवी। कौन आते हैं? जॉन डीवी। जॉन डीवी आते हैं। देखो, जॉन डीवी ने सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छी बात जो आपको आज तक शायद किसी ने नहीं बताई होगी, मैंने ये बताया, आपको ये पता होगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने वैधानिक प्रयोगशाला सबसे पहली बार खोली थी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी, तो आपको हमेशा याद रखना है जॉन डीवी ने सबसे पहले 1894 में 1894 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में, कहां पे? शिकागो विश्वविद्यालय में शिकागो विश्वविद्यालय में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। प्रथम वृहद या वैधानिक प्रयोगशाला खोली थी। और ये क्वेश्चन बेटा आज तक DSSB में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है।
जो हमारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, जिसमें पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी की खूब वैकेंसियां निकलती हैं, उसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछली बार ये क्वेश्चन एचटेट में भी पूछा गया था, उसके बाद यूपी टेट में भी पूछा गया है, और संभावना ऐसी जता रहा हूं कि शायद ये क्वेश्चन सी टेट और रीट में भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी? किसने खोली थी? जॉन डीवी ने। कब खोली थी? 1894 में। कहाँ खोली थी? शिकागो विश्वविद्यालय में खोली थी। इन्होंने जैसे ही अपनी प्रयोगशाला खोली और प्रयोगशाला खोलने के बाद में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में या शिक्षा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। और मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में 3 प्रमुख विचार दिए। कितने? 3 प्रमुख विचार दिए इन्होंने। इनके विचारों की प्रमुखता, अगर हम लोग इनके विचारों को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो 3 प्रमुख विचार थे इनके। पहला विचार क्या था कि बालक एक सक्रिय विद्यार्थी है। स्टूडेंट इज ए एक्टिव लर्नर, नॉट ए पैसिव लर्नर। विद्यार्थी क्या है? एक सक्रिय विद्यार्थी है, सक्रिय सीखने वाला है, सक्रिय अधिगम करता है। और यदि वह सक्रिय रहेगा तो ही उसे कुछ चीज समझ में आएगी। इसलिए हमें पढ़ते समय सोना नहीं है, हमें जागते रहना है, हमें एक्टिव रहना है। जब भी तो आप कई बार देखते होगे ना, टीचर आपसे बीच बीच में, कक्षा के बीच में कुछ ना कुछ पूछता रहता है। वो इसीलिए पूछता रहता है कि आप एक्टिव भी हो या पहुंच लिए, स्व कल्पनाएं कर लिए कि मैं तो बन गया हेडमास्टर। बस हेडमास्टर के बाद मैंने 4 व्हीलर खरीद ली, बढ़िया फ्लैट ले लिया, सुबह शाम फैमिली के साथ घूमने जाता हूँ। इस चीज को जांचने के लिए कि आप कक्षा में पढ़ते पढ़ते निष्क्रिय तो नहीं हो गए, इसलिए टीचर बीच बीच में आपको टोकता भी रहता है, बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्टिव रहना है। और जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे तब तक आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने ये बोला था कि प्रत्येक बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है, ना कि निष्क्रिय अधिगम करता। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को कक्षा में एक्टिव होना चाहिए, ना कि पैसिव होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात क्या कही थी उन्होंने? दूसरी बात ये कही थी कि उत्तम शिक्षा वही है, उत्तम शिक्षा वही जो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। कौन से विकास में? सर्वांगीण विकास में सहायक हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक्टिव तो है, बच्चे को शिक्षा तो दे रहे हैं, परंतु वह बच्चा जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक है, उसी शिक्षा को अगर ग्रहण कर रहा है, उसी शिक्षा की अगर वह प्राप्ति कर रहा है, तो उसे हम उत्तम शिक्षा कहेंगे। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि उस शिक्षा से, उस टॉपिक से बच्चे का मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, नैतिक विकास भी होना चाहिए, संवेगात्मक विकास भी होना चाहिए। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास से मतलब ऐसी शिक्षा जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, वही क्या शिक्षा कहलाती है? उत्तम शिक्षा कहलाती है। क्लियर है? और तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि प्रत्येक बच्चे को समुचित शिक्षा पाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? समुचित शिक्षा पाने का अधिकार है। बच्चा किसी भी वर्ग का हो, बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, बच्चे का परिवार कैसा भी हो, परंतु प्रत्येक बच्चे का काम क्या है कि उस बच्चे को समुचित शिक्षा मिले। उस बच्चे को जो
जीवन यापन करने के लिए जो चीजें जरूरी है कि बच्चे को सही प्रकार से जीवन यापन करने के लिए ये चीजें जरूरी है, उसी प्रकार से उन्होंने ये कहा जैसे मानव को जीवन जीने के लिए, जब मानव जीवन जीता है तो मानव जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उन्होंने क्या कहा कि बच्चे के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, इसके अलावा बच्चे के लिए शिक्षा का होना भी जरूरी है, बच्चे का शिक्षित होना भी जरूरी है। बच्चा भले किसी भी वर्ग से संबंधित हो, बच्चा भले किसी भी आर्थिक स्थिति से हो, वह बच्चा भले गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या अमीर हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, काला हो, पीला हो, सुंदर हो, लूला लंगड़ा हो, कुछ भी हो बच्चा, परंतु प्रत्येक बच्चे को समुचित शिक्षा पाने का अधिकार है। क्लियर है? ये 3 बातें कही। उन्होंने एक अन्य बात और कही कि प्रत्येक शिक्षा को लिंग रहित होनी चाहिए। लिंग रहित का मतलब है कि जब हम लिंग रहित नहीं, लिंग भेद, हमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए, लिंग भेद रहित शिक्षा। हमें लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो लड़का है, इसको तो हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी है, और ये लड़की है, इसे हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए शिक्षा में। और जॉन डीवी ने जो शिक्षा का आधार बताया था, वो आधार बताया था बालक को। किसको बताया था? बालक को। बाल केंद्रित शिक्षा के जो जनक माने जाते हैं वो भी जॉन डीवी ही माने जाते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? यहां तक आया समझ में? इसके बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना है, जो शायद आज तक का आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको ऐसा फैक्ट बता रहा हूं जो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। लाइफ टाइम नोट डाल के लिखना है आपको यहां पे। अभी तक हमने कितने मनोवैज्ञानिक पढ़े हैं? अगर हम लोग पिछले 3 मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो पहला मनोवैज्ञानिक था विलियम जेम्स। था या नहीं था? जेम्स के शिष्य थे। जेम्स के बाद में कौन आया था? स्टैनी होल। स्टैनली होल। स्टैनली होल ही था ना जेम्स के बाद में। जेम्स के शिष्य थे स्टैनली होल, और स्टैनली होल के शिष्य थे जॉन डीवी। इन तीनों शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों को शिक्षा मनोविज्ञान का ग्रैंडफादर माना जाता है। ग्रैंडफादर का मतलब होता है पितामह। इन तीनों के तीनों मनोवैज्ञानिकों को, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों को शिक्षा मनोविज्ञान का ग्रैंडफादर या पितामह माना जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन मत लगाना। ऐसा एक महिला मनोवैज्ञानिक था, महिला मनोवैज्ञानिक थी, सॉरी था नहीं थी, महिला मनोवैज्ञानिक थी जिसका नाम था डीसी बर्नलाइनर। एक ही नाम है, डीसी बर्नलाइनर नाम की एक महिला मनोवैज्ञानिक थी जिसने विलियम जेम्स, स्टैनी होल और जॉन डीवी को शिक्षा मनोविज्ञान का ग्रैंडफादर या शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह बताया था। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, नोट डाल लेना आप। इसके बाद में जॉन डीवी के बाद में जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हुए, उन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड बिने। बिने का नाम सुना है ना? हाँ, पहुंच गए होगे बुद्धि पर। बिने का नाम सुना है ना? देखो, बिने ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया।
किसका? प्रयोगात्मक विधि का उपयोग किया शिक्षा मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में नहीं बता रहा हूं मैं, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन किया। और उन्होंने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की संकल्पना दी और उस परीक्षण का नाम रखा बिने साइमन परीक्षण। क्या रखा? बिने साइमन परीक्षण। हालांकि इस परीक्षण में बाद में संशोधन हुए और जो लेटेस्ट संशोधन है वो 1916 में किया गया है, जिसको हम स्टैनफोर्ड बिने टर्मन परीक्षण कहते हैं। कहते नहीं कहते? 1916 में इसमें संशोधन किया गया था टर्मन के द्वारा, टर्मन ने मिलकर इसमें संशोधन किया था। तो बिने ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग किया और 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया। ये दो बात याद रखनी है। और तीसरी बात ये भी याद रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो भी उनके विचार थे, उन विचारों को लेकर के 1898 में मेंटल फटीग नाम से एक बुक निकाले उन्होंने। मेंटल फंटिंग नाम से उनकी एक बुक आई। उस बुक में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित विचारों को संग्रहित किया गया। तो बिने का यही काम था। बिने के बाद में जो हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, जो हमारे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है कैटल। क्या नाम है? कैटल। कैटल ने भी इनके विचारों को आगे बढ़ाया और उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नता, पहला कौन सा? वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज, और मानसिक परीक्षणों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांतों का और मानसिक परीक्षणों का प्रयोग किया। किसने? कैटल ने। कैटल के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है थॉर्नडाइक। क्या नाम है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले 1903 में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक निकाली जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में इस पुस्तक को लिखा इन्होंने, इस पुस्तक का प्रकाशन किया और इस पुस्तक में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी विचार थे उन सभी विचारों का संग्रहण किया, उनको संकलित किया। और इन्होंने एक बात कही कि जो हमारा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत है, कौन से वाला? औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कौन सा था? जो जॉन लॉक ने दिया था कि भाई हमें कठिन विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में उस ज्ञान को हम दूसरे जो हमारे क्षेत्र हैं, एक परिस्थिति से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सकारात्मक रूप से हस्तांतरित किया जाता है। ये शिक्षा का औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत था। उस शिक्षा के औपचारिक अनुशासन सिद्धांत को अस्वीकार किया और इन्होंने समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बात कही थॉर्नडाइक ने कि अच्छी बात है, हमें प्रत्येक कठिन विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि उस ज्ञान का सकारात्मक हस्तांतरण होना चाहिए, परंतु सकारात्मक हस्तांतरण का मतलब ये है कि पहली परिस्थिति का जो ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में कितना प्रयोग में लाया गया और पहली परिस्थिति में जितने तत्व थे उतने ही सेम तत्व दूसरी परिस्थिति में कितने थे। मतलब ए विषय का ज्ञान हमने प्राप्त किया और हम ए विषय का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में बी विषय को सीख रहे हैं।
किसको सीख रहे हैं? बी विषय को। तो ए विषय में जितना ज्ञान सीखा है उतना ही ज्ञान अगर बी विषय में सेम होगा तो हमें विषय को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और इस सिद्धांत को क्या बोला? समरूप तत्वों का सिद्धांत, कि एक परिस्थिति के जितने भी तत्व हैं वो दूसरी परिस्थिति के तत्वों से कितने समरूप हैं। एक परिस्थिति में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन जिन तत्वों का प्रयोग किया गया है, दूसरी परिस्थिति में वो सेम तत्व कितने हैं, इसे हम बोलते हैं समरूप तत्वों का सिद्धांत बोलते हैं। बिने के बुद्धि परीक्षण को अस्वीकार किया। क्या किया? अस्वीकार किया। और बुद्धि परीक्षण में इन्होंने CAVD कंप्लीशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, वोकोबलरी और डायरेक्शन, ये 4 चीजें बताई। बुद्धि परीक्षण के 4 प्रकार बताए कि बुद्धि परीक्षण में CAVD परीक्षण होता है। CAVD का मतलब होता है, C का मतलब हो गया कंप्लीशन, जिसको हम बोलेंगे पूर्ति। दूसरा A का मतलब हो गया अर्थमेटिक रीजनिंग, अंक गणितीय चिंतन। तीसरा क्या हो गया? वोकोबलरी, जिसे हम बोलेंगे शब्दावली। और चौथा D डायरेक्शन, जिसे हम बोलेंगे दिशा। बुद्धि परीक्षण में CAVD परीक्षण का प्रतिपादन किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नोट डाल के लिखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। इसलिए कई मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना है। क्या माना है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। और शिक्षा मनोविज्ञान के ग्रैंडफादर कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के ग्रैंडफादर 3 जेम्स स्टैनली हॉल और जॉन डीवी। क्लियर है? और एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह या ग्रैंडफादर कौन है? 3 व्यक्ति, विलियम जेम्स, स्टैनली हॉल और जॉन डीवी। क्लियर है? देखो, थॉर्नडाइक के बाद में एक हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, स्किनर। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया कि बच्चे को प्रत्येक जो भी चीज हम लोग सिखाएं उसका एक सीरियल क्रम होना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप हमें उसको सिखाना है। कार्यक्रमित अधिगम, प्रोग्राम पहले से ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए वो। और उन्होंने ये बात कही कि जब भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चा अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित हो रहा है, बच्चे को हम कुछ चीजें सिखा रहे हैं, लक्ष्य की तरफ अग्रसित हो रहा है, और लक्ष्य की तरफ अग्रसित होते हुए बच्चे का रिजल्ट सकारात्मक भी आता है और बच्चे का रिजल्ट नकारात्मक भी आता है। कई बार बच्चा फेल भी हो जाता है और कई बार बच्चा पास भी हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा लक्ष्य की तरफ जब अग्रसित होता है और उस लक्ष्य का जो भी परिणाम मिलता है उस परिणाम का पुनर्बलन अवश्य देना चाहिए हमें, रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन बच्चे को प्रत्येक लक्ष्य के ऊपर देना चाहिए। यदि बच्चे का लक्ष्य सकारात्मक आया है तो बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन, और बच्चा यदि परीक्षा में फेल हो गया है तो इन्होंने ये बात कही थी कि बच्चे को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। बच्चे को प्रत्येक गतिविधि पर, उस गतिविधि का अगर परिणाम सकारात्मक है तो सकारात्मक पुनर्बलन, और परिणाम नकारात्मक है तो उसका
नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। क्लियर है, हाँ या ना? तो स्किनर ने पुनर्बलन को आवश्यक बताया। क्लियर है। और इन्होंने एक टीचिंग मशीन का भी प्रयोग किया था प्रारंभ में। टीचिंग मशीन जानते हो ना, रोबोट की तरह पढ़ाने वाली मशीन, टीचिंग मशीन का भी प्रतिपादन किया था इन्होंने। स्किनर के बाद में जो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में एक दूसरा पक्ष आता है वो आता है संज्ञानवादी उपागम। ये व्यवहारवादी उपागम था। जितने भी हमने ये पढ़े, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सारे के सारे व्यवहारवादी थे। इसके बाद में एक हमारा जो उपागम आता है, अप्रोच आता है, वो आता है संज्ञानवादी अप्रोच। और संज्ञानवादी अप्रोच आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानवादी जो अप्रोच है, कोग्निटिव उपागम अप्रोच, उस कोग्निटिव अप्रोच के जो प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का प्रतिपादन किया या संज्ञानात्मक उपागम का प्रतिपादन किया कि बच्चे को ज्ञान किस प्रकार से देना है। और इन्होंने बच्चे की बुद्धि की 4 अवस्थाएं बताई कि बच्चे की बुद्धि का जो विकास होता है वो 4 अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब हम जीन पियाजे पढ़ेंगे तो इन अवस्थाओं को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। हमें केवल यही समझना है यहाँ पे कि जीन पियाजे ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम का विरोध करते हुए संज्ञानवादी उपागम की स्थापना की। क्लियर है। जीन पियाजे के बाद में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, जेरोम ब्रूनर, सुना होगा नाम, ये भी संज्ञानवादी विचारक हैं। और जेरोम ब्रूनर की एक पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बुक का प्रतिपादन किया। और इस पुस्तक में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया। क्या किया? अन्वेषण विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया। किसने? जेरोम ब्रूनर ने। और इन्होंने ये कहा कि बच्चे को जो भी पाठ हम लोग सिखाएं, सबसे पहले तो उस बच्चे को सरल चीजें सिखाएं। सरल के बाद में बच्चे का जो सिखाने का स्तर है वो मुख्य रूप से स्पाइरल होना चाहिए, ऐसे घूमता हुआ होता है ना, कि भाई सीखता धीरे 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 सरल से जटिल की तरफ, स्पाइरल नहीं होता, धीरे धीरे घुमावदार, पहले सरल चीजें फिर धीरे 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 उसको जटिल बनाना। क्या करना? जटिल बनाना। ऐसी बात कौन सी बुक में कही? इस बुक में कही। इसीलिए जो इनका सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उस सिद्धांत को एक टर्म दिया गया है, एक उसका शॉर्ट रूप दिया गया है, जिसे मुख्य रूप से MACOS पद्धति बोलते, माकोस, MACOS। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैन ए कोर्स ऑफ स्टडी, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसमें क्या क्या विधि होती है? ये इस विधि को ये समझना है कि बच्चे को पहले सरल चीजें सिखाएं, फिर बच्चे को जटिल चीजें सिखाएं। बच्चे का जो सीखने का प्रयोग, सीखने की जो विधि होगी वो स्पाइरल होगी। स्पाइरल जानते हैं ना हम, कैसी? ऐसी स्पाइरल जो हम उसको संरचना में बोलते हैं, हम स्पाइरल को हम बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पाइरल को हम वर्तुलाकार आकार में उसे सिखाया जाना चाहिए, जिसे कौन सी पद्धति कही? माकोस कहा। क्लियर है। ब्रूनर के बाद में जो हमारे संज्ञानात्मक विचारक आते हैं वो आते हैं ब्लूम।
सुना होगा नाम। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ब्लूम की टेक्सोनोमी, ब्लूम का वर्गीकी सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कौन आगे? ब्लूम। ब्लूम ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्गीकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 प्रमुख क्षेत्र बताए थे। कौन कौन से? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक जिसे हम बोलते हैं, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ये प्रमुख 3 क्षेत्र बताए थे। क्लियर है? और ब्लूम के बाद में जो प्रमुख शैक्षिक मनोवैज्ञानिक आते हैं, एन गेगे ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च का काम करना प्रारंभ किया। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रयोग, रिसर्च का प्रयोग कैसा करना चाहिए, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी, इस बात की व्याख्या किसने की? एन गेगे ने की। और इस रिसर्च के ऊपर उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग। हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग इस बुक का नाम था। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों में सबसे पहला जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो कौन सा था? वो था गाल्टन। गाल्टन के बाद में विलियम वुंट, उसके बाद में विलियम जेम्स, स्टैनी हॉल, जॉन डीवी, बिने, कैटल, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, ब्लूम और गेगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।